नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 9वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना विट्ठलदास भाप गए कि शायद सुमन हिचकिचा रही है। उन्होंने अगले दिन वापस न जाकर थोड़ी और भागदौड़ करके बाकी के 20 रुपए मासिक का इंतजाम करने का निश्चय किया। अपने 50 रुपए मासिक का वादा पूरा करना चाहते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात 3 महीने बाद पद्म सिंह से हो गई। पार्क में मिलने के बाद पद्म सिंह आत्मग्लानि के बोझ से दबे जा रहे थे। बातचीत में उन्होंने विट्ठलदास से आजन्म 50 रुपए मासिक की पुष्टि कर दी, जिसके लिए वह घोड़ा गाड़ी बेचने के लिए तैयार हो गए। विट्ठलदास से ही उन्हें पता चला सदन अक्सर सुमन के घर जाया करता है। उधर सुमन पार्क से वापस घर आकर खेद कर रही थी कि वह क्या कहने गई थी और क्या कहकर आ गई। रात भर में उसने निश्चय किया कि उसे सहायता के नाम पर बस रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए और कुछ नहीं। जैसे ही उसे पता चला कि पद्म सिंह ने पूरे मासिक का खर्च खुद वहन करने की बात की है, तो उसने श्रद्धा और विमल प्रेम से भरकर मना कर दिया। उसने उसी रात सब छोड़कर जाने का निश्चय किया। जाने से पहले बस एक बार सदन से मिलना चाहती थी। उस रात उसने सेठ चिमनलाल, मुंशी अबुल वफा, पंडित दीनानाथ सबको एक एक करके अपमानित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जिसका इंतजार था सदन, वह नहीं आया। उसने कुछ भी साथ ले जाने को नहीं रखा, बल्कि विट्ठलदास को कहा कि सब कुछ बेचकर किसी शुभ कार्य में रकम लगा दें। आखिरकार वह अपना मकान छोड़कर विट्ठलदास के लाए हुए कोच में चल पड़ी। अब आगे। सदन प्रातःकाल घर गया तो अपनी चाची के हाथ में कंगन देखा। लज्जा से उसकी आंखें जमीन में गड़ गईं। नाश्ता करके जल्दी से बाहर निकल आया और सोचने लगा, यह कंगन इन्हें कैसे मिल गया? क्या यह संभव है कि सुमन ने उसे यहां भेज दिया हो? क्या वह जानती है कि कंगन किसका है? मैंने तो उसे अपना पता भी नहीं बताया। यह हो सकता है कि यह उसी नमूने का दूसरा कंगन हो, लेकिन इतनी जल्दी वह तैयार नहीं हो सकता। सुमन ने अवश्य ही मेरा पता लगा लिया है और चाची के पास यह कंगन भेज दिया है। सदन ने बहुत विचार किया, किंतु हर प्रकार से वह इसी परिणाम पर पहुंचता था। उसने फिर सोचा, अच्छा, मान लिया जाए कि उसे मेरा पता मालूम हो गया, तो क्या यह उचित था कि वह मेरी दी हुई चीज को यहां भेज देती? यह तो एक प्रकार का विश्वासघात है। अगर सुमन ने मेरा पता लगा लिया है, तब तो वह मुझे मन में धूर्त, पाखंडी, जालिया समझती होगी। कंगन को चाची के पास भेजकर उसने यह भी साबित कर दिया कि वह मुझे चोर भी समझती है। आज संध्या समय सदन को सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। चोर, दगाबाज बनकर कैसे उसके पास जाए? उसका चित्त खिन्न था। घर पर बैठना बुरा मालूम होता था। उसने यह सब सहा पर सुमन के पास न जा सका। इस भांति 1 सप्ताह बीत गया। सुमन से मिलने की उत्कंठा नित्य प्रबल होती जाती थी और शंकाएं उस उत्कंठा के नीचे दबती जाती थीं। संध्या समय उसकी दशा उन्मत्तों की सी हो जाती, जैसे बीमारी के बाद आदमी का चित्त उदास रहता है। किसी से बातें करने को जी नहीं चाहता। उठना बैठना पहाड़ हो जाता है। जहां बैठता है वहीं का हो जाता है। वही दशा इस समय सदन की थी। अंत को वह अधीर हो गया। 8वें दिन उसने घोड़ा कसाया और सुमन से मिलने चला। उसने निश्चय कर लिया कि आज चलकर उससे अपना सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगा। जिससे प्रेम हो गया, उससे अब छिपाना कैसा? हाथ जोड़कर कहूंगा, सरकार, बुरा हूं तो, भला हूं तो, अब आपका सेवक हूं। चाहे जो दंड दो, सिर तुम्हारे सामने झुका हुआ है। चोरी की चाहे दगा किया, सब तुम्हारे प्रेम के निमित्त किया।
अब क्षमा करो। विषय वासना, नीति, ज्ञान और संकोच किसी के रोके नहीं रुकता। उसके नशे में हम सब बेसुध हो जाते हैं। वह व्याकुल होकर 5 ही बजे निकल पड़ा और घूमता हुआ नदी के तट पर आ पहुंचा। शीतल मंद वायु उसके तपते हुए शरीर को अत्यंत सुखद मालूम होती थी और जल की निर्मल श्याम सुवर्ण धारा में रह रह कर उछलती हुई मछलियां ऐसी मालूम होती थी मानो किसी सुंदरी के चंचल नयन महीन घूंघट से चमकते हों। सदन घोड़े से उतरकर कगार पर बैठ गया और इस मनोहर दृश्य को देखने में मगन हो गया। अकस्मात उसने एक जटाधारी साधु को पेड़ों की आड़ से अपनी तरफ आते देखा। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और नेत्र लाल थे। ज्ञान और योग की प्रतिभा की जगह उसके मुख से एक प्रकार की सरलता और दया प्रकट होती थी। उसे अपने निकट देखकर सदन ने उठकर सत्कार किया। साधु ने इस ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया मानो उससे परिचय है और बोला, सदन, मैं कई दिन से तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारे हित की एक बात कहना चाहता हूं। तुम सुमन बाई के पास जाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम नहीं जानते वह कौन है। प्रेम के नशे में तुम्हें उसके दूषण नहीं दिखाई देते। तुम समझते हो कि वह तुमसे प्रेम करती है, किंतु यह तुम्हारी भूल है। जिसने अपने पति को त्याग दिया वह दूसरों से क्या प्रेम निभा सकती है। तुम इस समय वहीं जा रहे हो। साधु का वचन मानो, घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यह कहकर वह महात्मा जिधर से आए थे उधर ही चल दिए और इससे पूर्व कि सदन उनसे कुछ जिज्ञासा करने के लिए सावधान हो सके, वह आंखों से ओझल हो गए। सदन सोचने लगा, ये महात्मा कौन है? यह मुझे कैसे जानते हैं? मेरे गुप्त रहस्यों का इन्हें कैसे ज्ञान हुआ? कुछ उस स्थान की नीरवता, कुछ अपने चित्त की स्थिति, कुछ महात्मा के आकस्मिक आगमन और उनकी अंतर्दृष्टि ने उनकी बातों को आकाशवाणी के तुल्य बना दिया। सदन के मन में किसी भावी अमंगल की आशंका उत्पन्न हो गई। उसे सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। वह घोड़े पर बैठा और इस आश्चर्यजनक घटना की विवेचना करता घर की तरफ चल दिया। जब से सुभद्रा ने सदन पर अपने कंगन के विषय में संदेह किया था, तब से पदम सिंह उससे रुष्ट हो गए थे। इसलिए सुभद्रा का यहाँ अब जी न लगता था। शर्मा जी भी इसी फिक्र में थे कि सदन को किसी तरह यहाँ से घर भेज दूं। अब सदन का चित्त भी यहाँ से उचाट हो रहा था। वह भी घर जाना चाहता था, लेकिन कोई इस विषय में मुंह न खोल सकता था। पर दूसरे ही दिन पंडित मदन सिंह के एक पत्र ने उन सब की इच्छाएं पूरी कर दी। उसमें लिखा था, सदन के विवाह की बातचीत हो रही है। सदन को बहू के साथ तुरंत भेज दो। सुभद्रा यह सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी, महीने 2 महीने चहल पहल रहेगी, गाना बजाना होगा, चैन से दिन कटेंगे। इस उल्लास को मन में छिपा न सकी। शर्मा जी उसकी निष्ठुरता देखकर और भी उदास हो गए। मन में कहा, इसे अपने आनंद के आगे मेरा कुछ भी ध्यान नहीं है। 1 या 2 महीनों में फिर मिलाप होगा, लेकिन यह कैसी खुश है। सदन ने भी चलने की तैयारी कर दी। शर्मा जी ने सोचा था कि वह अवश्य हीला हवाला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय 8 बजे थे। 2 बजे दिन को गाड़ी जाती थी, इसीलिए शर्मा जी कचहरी न गए। कई बार प्रेम से विवश होकर घर में गए, लेकिन सुभद्रा को उनसे बातचीत करने की फुर्सत कहाँ। वह अपने गहने, कपड़े और मांग चोटी में मगन थी। कुछ गहने खटाई में पड़े थे, कुछ मेहरी साफ कर रही थी। पानदान मांजा जा रहा था। पड़ोस की कई स्त्रियां बैठी हुई थी। सुभद्रा ने आज खुशी में खाना भी नहीं खाया। पूड़ियां बनाकर शर्मा जी और सदन के लिए बाहर ही भेज दी। यहां तक कि 1 बज गया। जीतन ने गाड़ी लाकर द्वार पर खड़ी कर दी। सदन ने अपने ट्रंक और बिस्तर आदि रख लिए। उस समय सुभद्रा को शर्मा जी की याद आई। मेहरी से बोली, जरा देख तो कहाँ है, बुला ला।
उसने आकर बाहर देखा, कमरे में झांका, नीचे जाकर देखा। शर्मा जी का पता न था। सुभद्रा ताड़ गई, बोली, जब तक वह ना आएंगे मैं ना जाऊंगी। शर्मा जी कहीं बाहर न गए थे, ऊपर छत पर जाकर बैठे थे। जब 1 बज गया और सुभद्रा ना निकली तब वह झुंझलाकर घर में गए और सुभद्रा से बोले, अभी तक तुम यहीं हो? 1 बज गया। सुभद्रा की आंखों में आंसू भर आए। चलते चलते शर्मा जी की यह रुखाई अखर गई। शर्मा जी अपनी निष्ठुरता पर पछताए। सुभद्रा के आंसू पोंछे, गले से लगाया और लाकर गाड़ी में बैठा दिया। स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी छूटने ही वाली थी। सदन दौड़कर गाड़ी में जा बैठा। सुभद्रा बैठने भी न पाई थी कि गाड़ी छूट गई। वह खिड़की पर खड़ी शर्मा जी को ताकती रही और जब तक वह आंखों से ओझल न हुए वह खिड़की पर से न हटी। संध्या समय गाड़ी ठिकाने पर पहुंची। मदन सिंह पालकी और घोड़ा लिए स्टेशन पर मौजूद थे। सदन ने दौड़कर पिता के चरण स्पर्श किए। ज्यों-ज्यों गांव निकट आता था, सदन की व्यग्रता बढ़ती जाती थी। जब गांव आधा मील रह गया और धान के खेत की मींडों पर घोड़ों को दौड़ाना कठिन जान पड़ा तो वह उतर पड़ा और वेग के साथ गांव की तरफ चला। आज उसे अपना गांव बहुत सुनसान मालूम होता था। सूर्यास्त हो गया था। किसान बैलों को हाँकते खेतों से चले आते थे। सदन किसी से कुछ न बोला, सीधे अपने घर में चला गया और माता के चरण छुए। माता ने छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया। भामा, वे कहाँ रह गईं? सदन, आती हैं, मैं सीधे खेतों में से चला आया। चाचा चाची से जी भर गया ना? क्यों? वह तो चेहरा ही कह देता है। वाह, मैं तो मोटा हो गया हूं। झूठे, चाची ने दानों को तरसा दिया होगा। चाची ऐसी नहीं है, यहां से मुझे बहुत आराम था। वहां दूध अच्छा मिलता था। तो रुपए क्यों मांगते थे? तुम्हारे प्रेम की था ले रहा था। इतने दिनों में तुमसे 25 रुपए ही लिए ना। चाचा से 700 ले चुका। 400 का तो एक घोड़ा ही लिया। रेशमी कपड़े बनवाए, शहर में रईस बना घूमता था। सवेरे चाची ताजा हलवा बना देती थीं, उस पर सेर भर दूध, तीसरे पहर मेवे और मिठाइयां। मैंने वहां जो चैन किया वह कभी न भूलूंगा। मैंने भी सोचा कि अपनी कमाई में तो चैन कर चुका, इस अवसर पर क्यों चूकूं? सभी शौक पूरे कर लिए। भामा को ऐसा अनुमान हुआ कि सदन की बातों में कुछ निरालापन आ गया है, उनमें कुछ शहरीपन आ गया है। सदन ने अपने नागरिक जीवन का उत्साह से वर्णन किया जो युवा काल का गुण है। सरल भामा का हृदय सुभद्रा की ओर से निर्मल हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के मान्य पुरुष निमंत्रित हुए और उनके सामने सदन का फलदान चढ़ गया। सदन की प्रेम लालसा इस समय ऐसी प्रबल हो रही थी कि विवाह की कड़ी धर्मबेड़ी को देखकर भी वह चिंतित न हुआ। उसे सुमन से जो प्रेम था उसमें तृष्णा ही का आधिक्य था। सुमन उसके हृदय में रहकर भी उसके जीवन का आधार न बन सकती थी। सदन के पास यदि कुबेर का धन होता तो वह सुमन को अर्पण कर देता। वह अपने जीवन के संपूर्ण सुख उसको भेंट कर सकता था, किंतु अपने दुख से, विपत्ति से, कठिनाइयों से, नैराश्य से वह उसे दूर रखता था। उसके साथ वह सुख का आनंद उठा सकता था, लेकिन दुख का आनंद नहीं उठा सकता था। सुमन पर उसे वह विश्वास कहाँ था जो प्रेम का प्राण है। अब वह कपट प्रेम के मायाजाल से मुक्त हो जाएगा। अब उसे वह रूप धरने की आवश्यकता नहीं। अब वह प्रेम को यथार्थ रूप में देखेगा और यथार्थ रूप में दिखाएगा। यहाँ उसे वह अमूल्य वस्तु मिलेगी जो सुमन के यहाँ किसी प्रकार नहीं मिल सकती थी। इन विचारों ने सदन को इस नए प्रेम के लिए लालायित कर दिया। अब उसे केवल यही संशय था कि कहीं वधू रूपवती न हुई तो। रूप लावण्य प्राकृतिक गुण है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वभाव एक उपार्जित गुण है, उसमें शिक्षा और सत्संग से सुधार हो सकता है।
सदन ने इस विषय में ससुराल के नाई से पूछताछ करने की ठानी। उसे खूब भंग पिलाई, खूब मिठाइयां खिलाई, अपनी एक धोती उसको भेंट की। नाई ने नशे में आकर वधू की ऐसी लंबी प्रशंसा की, उसके नख शिख का ऐसा चित्र खींचा कि सदन को इस विषय में कोई संदेह न रहा। यह नख शिख सुमन से बहुत कुछ मिलता था। अतएव सदन नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए और भी उत्सुक हो गया। यह बात बिल्कुल तो असत्य नहीं है कि ईश्वर सबको किसी न किसी हीले से अनवस्त्र देता है। पंडित उमानाथ बिना किसी हीले ही के संसार का सुख भोग करते थे। उनकी आकाशी वृत्ति थी। उनके भैंसे और गायें न थी, लेकिन घर में घी दूध की नदी बहती थी। वह खेती बाड़ी न करते थे, लेकिन घर में अनाज की खत्तियां भरी रहती थीं। गांव में कहीं मछली मरे, कहीं बकरा कटे, कहीं आम टूटे, कहीं भोज हो, उमानाथ का हिस्सा बिना मांगे आप ही आप पहुंच जाता। अमोला बड़ा गांव था। 2,500-3,000 जनसंख्या थी, लेकिन समस्त गांव में उनकी सम्मति के बिना कोई काम न होता था। स्त्रियों को यदि गहने बनवाने होते तो वह उमानाथ से कहती। लड़के लड़कियों के विवाह उमानाथ की मार्फत तय होते थे। रेहननामे, बैनामे, दस्तावेज उमानाथ ही के परामर्श से लिखे जाते। मामले, मुकदमे उन्हीं के द्वारा दायर होते और मजा यह था कि उनका यह दबाव और सम्मान उनकी सज्जनता के कारण नहीं था। गांव वालों के साथ उनका व्यवहार शुष्क और रूखा होता था। वह बेलाग बात करते थे, लल्लो चप्पो करना न जानते थे, लेकिन उनके कटु वाक्यों को लोग दूध के समान पीते थे। मालूम नहीं उनके स्वभाव में क्या जादू था। कोई कहता था यह इनका इकबाल है, कोई कहता था इन्हें महावीर का इष्ट है, लेकिन हमारे विचार में यह उनके मानव स्वभाव के ज्ञान का फल था। जानते थे कि कहाँ झुकना और कहाँ तनना चाहिए। गांव वालों से तनने में अपना काम सिद्ध होता था, अधिकारियों से झुकने में। थाने और तहसील के अमले, चपरासी से लेकर तहसीलदार तक, सभी उन पर कृपा दृष्टि रखते थे। तहसीलदार साहब के लिए वह वर्ष फल बनाते, डिप्टी साहब को भावी उन्नति की सूचना देते। कानून गो और कुरकमीन उनके द्वार पर बिना बुलाए मेहमान बने रहते। किसी को मंत्र देते, किसी को भगवत गीता सुनाते, और जिन लोगों की श्रद्धा इन बातों पर न थी, उन्हें मीठे अचार और नवरत्न की चटनी खिलाकर प्रसन्न रखते थे। थानेदार साहब उन्हें अपना दाहिना हाथ समझते थे। जहां ऐसे उनकी दाल न गलती, वहां पंडित जी की बदौलत 5 उंगलियां घी में हो जाती। भला ऐसे पुरुष की गांव वाले क्यों न पूजा करते। उमानाथ को अपनी बहन गंगा जली से प्रेम था, लेकिन गंगा जली को मैके जाने के थोड़े ही दिनों के पीछे ज्ञात हुआ कि भाई का प्रेम भावज की अवज्ञा के सामने नहीं ठहर सकता। उमानाथ बहन को अपने घर ले जाने पर मन में बहुत पछताते। वे अपनी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए ऊपरी मन से उसकी हाँ में हाँ मिला दिया करते। गंगा जली को साफ कपड़े पहनने का क्या अधिकार है। शांता का पालन पहले चाहे कितने ही लाड़ प्यार से हुआ हो, अब उसे उमानाथ की लड़कियों से बराबरी करने का अधिकार है। उमानाथ स्त्री की इन द्वेषपूर्ण बातों को सुनते और उनका अनुमोदन करते। गंगा जली को जब क्रोध आता तो वह उसे अपने भाई पर ही उतारती। वह समझती थी कि वे अपनी स्त्री को बढ़ावा देकर मेरी दुर्गति करा रहे हैं। ये अगर उसे डांट देते तो मजाल थी कि वह यूं मेरे पीछे पड़ जाती। उमानाथ को जब अवसर मिलता तो वह गंगा जली को एकांत में समझा दिया करते, किंतु एक तो जाह्नवी उन्हें ऐसे अवसर मिलने ही न देती, दूसरे गंगा जली को भी उनकी सहानुभूति पर विश्वास न आता। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। गंगा जली चिंता, शोक और निराशा से बीमार पड़ गई। उसे बुखार आने लगा। उमानाथ ने पहले तो साधारण औषधियां सेवन कराई, लेकिन जब कुछ लाभ न हुआ तो उसे चिंता हुई। एक रोज उसकी स्त्री किसी पड़ोस के घर गई हुई थी। उमानाथ बहन के कमरे में गए। वह बेसुध पड़ी हुई थी। बिछावन चिथड़ा हो रहा था, साड़ी फटकर तार तार हो गई थी। शांता उसके पास बैठी हुई पंखा झल रही थी। यह करुणाजनक दृश्य देखकर उमानाथ रो पड़े।
यही बहन है जिसकी सेवा के लिए 2 दासियां लगी हुई थीं। आज उसकी यह दशा हो रही है। उन्हें अपनी दुर्बलता पर अत्यंत ग्लानि हुई। गंगाजली के सिरहाने बैठकर रोते हुए बोले, बहन, यहाँ लाकर मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है। नहीं जानता था कि उसका यह परिणाम होगा। मैं आज किसी वैद्य को ले आता हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो तुम शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। इतने में जाह्नवी भी आ गई। ये बातें उसके कान में पड़ी। बोली, हाँ हाँ दौड़ो, वैद्य को बुलाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मुझे महीनों ज्वर आता रहा, तब वैद्य के पास ना दौड़े। मैं भी ओढ़कर पड़ी रहती तो तुम्हें मालूम होता कि इसे कुछ हुआ है, लेकिन मैं कैसे पड़ी रहती? घर की चक्की कौन पीसता? मेरे कर्म में क्या सुख भोगना बदा है? उमानाथ का उत्साह शांत हो गया। वैद्य को बुलाने की हिम्मत न पड़ी। वे जानते थे कि वैद्य बुलाया तो गंगा जली को जो 2-4 महीने जीने हैं वह भी न जी सकेगी। गंगा जली की अवस्था दिनों दिन बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि उसे ज्वर व अतिसार हो गया। जीने की आशा न रही। जिस उदर में साग के पचाने की भी शक्ति न थी, वह जौ की रोटियां कैसे पचाता? निदान उसका जर्जर शरीर की इन कष्टों को और अधिक सह न सका। 6 मास बीमार रहकर वह दुखिया अकाल मृत्यु का ग्रास बन गई। शांता का भी संसार में कोई न था। सुमन के पास उसने 2 पत्र लिखे, लेकिन वहां से कोई जवाब न गया। शांता ने समझा बहन ने भी नाता तोड़ दिया। विपत्ति में कौन साथी होता है? जब तक गंगा जली जीती थी, शांता उसके आंचल में मुंह छिपाकर रो लिया करती थी। अब यह अवलंबन भी न रहा। अंधे के हाथ से लकड़ी जाती रही। शांता जब तब अपनी कोठरी के कोने में मुंह छिपा कर रोती, लेकिन घर के कोने और माता के आंचल में बड़ा अंतर है। एक शीतल जल का सागर है, दूसरा मरुभूमि। शांता को अब शांति नहीं मिलती। उसका हृदय अग्नि के सदृश दहकता रहता है। वह अपनी मामी और मामा को अपनी माता का घातक समझती है। जब गंगाजली जीती थी, तब शांता उसे कटु वाक्यों से बचाने के लिए यत्न करती रहती थी। वह अपनी मामी के इशारों पर दौड़ती थी, जिसमें वह माता को कुछ न कह बैठे। एक बार गंगाजली के हाथ से घी की हांडी गिर पड़ी थी। शांता ने मामी से कहा था, ये मेरे हाथ से छूट पड़ी। इस पर उसने खूब गालियां खाई। वह जानती थी कि माता का हृदय व्यंग की चोटें नहीं सह सकता, लेकिन अब शांता को इसका भय नहीं है। वह निराधार होकर बलवती हो गई है। अब वह उतनी सहनशील नहीं है। उसे जल्द क्रोध आ जाता है। वह जली कटी बातों का बहुधा उत्तर भी दे देती है। उसने अपने हृदय को कड़ी से कड़ी यंत्रणा के लिए तैयार कर लिया है। मामा से वह दबती है, लेकिन मामी से नहीं दबती। और ममेरी बहनों को तो वह तुर्की बतुर्की जवाब देती है। अब शांता वह गाय है जो हत्या भय के बल पर दूसरे का खेत चरती है। इस तरह 1 वर्ष और बीत गया। उमानाथ ने बहुत दौड़ धूप की कि उसका विवाह कर दूं, लेकिन जैसा सस्ता सौदा वह करना चाहते थे, वह कहीं ठीक न हुआ। उन्होंने थाने तहसील में जोड़ तोड़ लगाकर 200 रुपये का चंदा कर लिया था, मगर इतने सस्ते वर कहाँ। जाह्नवी का वश चलता तो वह शांता को किसी भिखारी के यहाँ बांधकर अपना पिंड छुड़ा लेती, लेकिन उमानाथ ने अब की पहली बार उसका विरोध किया और सुयोग्य वर ढूंढते रहे। गंगाजली के बलिदान ने उनकी आत्मा को बलवान बना दिया। सार्वजनिक संस्थाएं भी प्रतिभाशाली मनुष्यों की मोहताज होती हैं। यद्यपि विठलदास के अनुयायियों की कमी न थी, लेकिन उनमें प्रायः सामान्य अवस्था के लोग थे। ऊंची श्रेणी के लोग उनसे दूर भागते थे। पदम सिंह के सम्मिलित होते ही इस संस्था में जान पड़ गई। नदी की पतली धार उमड़ पड़ी। बड़े आदमियों में उनकी चर्चा होने लगी। लोग उन पर कुछ कुछ विश्वास करने लगे। पदम सिंह अकेले ना आए। बहुधा किसी काम को अच्छा समझकर भी हम उनमें हाथ लगाते हुए डरते हैं। नक्कू बन जाने का भय लगा रहता है। हम बड़े आदमियों के आ मिलने की राह देखा करते हैं। ज्यों ही किसी ने रास्ता खोला,
हमारी हिम्मत बन जाती है। हमको हंसी का डर नहीं रहता। अकेले हम अपने घर में भी डरते हैं, दो होकर जंगलों में भी निर्भय रहते हैं। प्रोफेसर रमेश दत्त, लाला भगत राम और मिस्टर रुस्तम भाई गुप्त रूप से विट्ठलदास की सहायता करते रहते थे। अब वह खुल पड़े। सहायकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। विट्ठलदास सुधार के विषय में मृदुभाषी बनना अनुचित समझते थे, इसीलिए उनकी बातें रुचिकर न होती थीं। मीठी नींद सोने वालों को उनका कठोर नाद अप्रिय लगता था। विट्ठलदास को इसकी चिंता न थी। पदम सिंह धनी आदमी थे। उन्होंने बड़े उत्साह से वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थानों से निकालने के लिए आंदोलन करना शुरू किया। म्यूनिसपैलिटी के अधिकारियों में दो चार सज्जन विट्ठलदास के भक्त भी थे, किंतु वे इस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के लिए यथेष्ट साहस न रखते थे। समस्या इतनी जटिल थी कि उसकी कल्पना ही लोगों को भयभीत कर देती थी। वे सोचते थे कि इस प्रस्ताव को उठाने से नामालूम शहर में क्या हलचल मचे। शहर के कितने ही रईस, कितने ही राज्य पदाधिकारी, कितने ही सौदागर इस प्रेम मंडी से संबंध रखते थे। कोई ग्राहक था, कोई पारखी। उन सब से बैर मोल लेने का कौन साहस करता। म्यूनिसपैलिटी के अधिकारी उनके हाथों में कठपुतली के समान थे। पदम सिंह ने मेंबरों से मिल मिलाकर उनका ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया। प्रभाकर राव की तीव्र लेखनी ने उनकी बड़ी सहायता की। पैम्फलेट निकाले गए और जनता को जागृत करने के लिए व्याख्यानों का क्रम बांधा गया। रमेश दत्त और पदम सिंह इस विषय में निपुण थे। इसका भार उन्होंने अपने सिर ले लिया। अब आंदोलन ने एक नियमित रूप धारण किया। पदम सिंह ने यह प्रस्ताव उठा तो दिया, लेकिन वह इस पर जितना ही विचार करते थे उतने ही अंधकार में पड़ जाते थे। उन्हें यह विश्वास न होता था कि वेश्याओं के निर्वासन से आशातीत उपकार हो सकेगा। संभव है उपकार के बदले अपकार हो। बुराइयों का मुख्य उपचार आदमी का सद्ज्ञान है। इसके बिना कोई उपाय सफल नहीं हो सकता। कभी कभी वह सोचते सोचते हताश हो जाते, लेकिन इस पक्ष के एक समर्थक बनकर वे आप संदेह रखते हुए भी दूसरों पर इसे प्रकट न करते थे। जनता के सामने तो उन्हें सुधारक बनते हुए संकोच न होता था, लेकिन अपने मित्रों और सज्जनों के सामने वह दृढ़ न रह सकते थे। उनके सामने आना शर्मा जी के लिए बड़ी कठिन परीक्षा थी। कोई कहता, किस फेर में पड़ गए हो? विट्ठलदास के चक्कर में तुम भी आ गए? चैन से जीवन व्यतीत करो, इन सब झमेलों में क्यों व्यर्थ पड़ते हो? कोई कहता, यार मालूम होता है तुम्हें किसी औरत ने चरका दिया है, तभी तुम वेश्याओं के पीछे इस तरह पड़े हो। ऐसे मित्रों के सामने आदर्श और उपकार की बातचीत करना अपने को बेवकूफ बनाना है। व्याख्यान देते हुए भी जब शर्मा जी कोई भावपूर्ण बात कहते, करुणात्मक दृश्य दिखाने की चेष्टा करते, तो उन्हें शब्द नहीं मिलते थे, और शब्द मिलते तो उन्हें निकालते हुए शर्मा जी को बड़ी लज्जा आती थी। यथार्थ में वह इस रस में पगे नहीं थे। वह जब अपने भाव शैथिल्य की विवेचना करते तो उन्हें ज्ञात होता था कि मेरा हृदय प्रेम और अनुराग से खाली है। कोई व्याख्यान समाप्त कर चुकने पर शर्मा जी को यह जानने की उतनी इच्छा नहीं होती थी कि श्रोताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जितनी इसकी कि व्याख्यान सुंदर, सप्रमाण और ओजपूर्ण था या नहीं। लेकिन इन समस्याओं के होते हुए भी यह आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह सफलता शर्मा जी के अनुराग और विश्वास से कुछ कम उत्साहवर्धक न थी। सदन सिंह के विवाह को अभी 2 मास थे। घर की चिंताओं से मुक्त होकर शर्मा जी अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में प्रवृत्त हो गए। कचहरी के काम में उनका जी न लगता। वहां भी वे प्राय इन्हीं चर्चाओं में पड़े रहते। एक ही विषय पर लगातार सोचते विचारते रहने से उस विषय से प्रेम हो जाया करता है। धीरे धीरे शर्मा जी के हृदय में प्रेम का उदय होने लगा। लेकिन जब यह विवाह निकट आ गया तो शर्मा जी का उत्साह कुछ क्षीण होने लगा। मन में यह समस्या उठी कि भैया यहाँ वैश्याओं के लिए अवश्य ही मुझे लिखेंगे, पर उस समय मैं क्या करूंगा? नाच के बिना सभा सूनी रहेगी। दूर दूर के गांव से लोग नाच देखने आएंगे। नाच ना देखकर उन्हें निराशा होगी। भाई साहब बुरा मानेंगे। ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? भाई साहब को इस कुप्रथा से रोकना चाहिए, लेकिन
क्या मैं इस दुष्कर कार्य में सफल हो सकता हूँ? बड़ों के सामने न्याय और सिद्धांत की बातचीत असंगत सी जान पड़ती है। भाई साहब के मन में बड़े बड़े हौसले हैं। इन हौसलों के पूरे होने में कुछ भी कसर रही तो उन्हें दुख होगा। लेकिन कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य यही है कि मैं अपने सिद्धांतों का पालन करूं। यद्यपि उनके सिद्धांत पालन से प्रसन्न होने वालों की संख्या बहुत कम थी और अप्रसन्न होने वालों की संख्या ज्यादा थी, तथापि शर्मा जी ने इन्हीं गिने गिनाए मनुष्यों को प्रसन्न रखना उत्तम समझा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि नाच न ठीक करूंगा। अपने घर में ही सुधार न कर सका तो दूसरों को सुधारने की चेष्ट करना बड़ी भारी धूर्तता है। यह निश्चय करके शर्मा जी बारात की सजावट के सामान जुटाने लगे। वह ऐसे आनंदोत्सवों में किफायत करना अनुचित समझते थे। इसके साथ ही वह अन्य सामग्रियों के बाहुल्य से नाच की कसर पूरी करना चाहते थे, जिसमें उन पर किफायत का अपराध न लगे। एक दिन विठल दास ने कहा, इन तैयारियों में आपने कितना खर्च किया? शर्मा जी, इसका हिसाब तो लौटने पर होगा। तब भी 2000 से कम तो ना होगा? हाँ, शायद कुछ इससे अधिक ही हो। इतने रुपए आपने पानी में डाल दिए। किसी शुभ कार्य में लगा देते तो कितना उपकार होता। जब आप सरीखे विचारशील पुरुष धन को यूं नष्ट करते हैं तो दूसरों से क्या आशा की जा सकती है? इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जिसे ईश्वर ने दिया हो उसे आनंदोत्सव में दिल खोलकर व्यय करना चाहिए। हाँ, ऋण लेकर नहीं, घर बेचकर नहीं, अपनी हैसियत देखकर। हृदय की उमंग ऐसे ही अवसर पर निकलती है। आपकी समझ में डॉक्टर श्यामाचरण की हैसियत 10-5 हजार रुपए खर्च करने की है या नहीं? इससे बहुत अधिक है। मगर अभी अपने लड़के के विवाह में उन्होंने बाजे गाजे नाच तमाशे में बहुत कम खर्च किया। हाँ, नाच तमाशे में अवश्य कम खर्च किया, लेकिन इसकी कसर डिनर पार्टी में निकल गई, बल्कि अधिक। उनकी किफायत का क्या फल हुआ? जो धन गरीब बाजे वाले, फुलवारी बनाने वाले, आतिशबाजी बनाने वाले पाते, वह मुरे कंपनी और व्हाइट वे कंपनी के हाथों में पहुंच गया। मैं इसे किफायत नहीं कहता, यह अन्याय है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।